वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम अपने हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके सभी प्रश्नों को उसके करेक्ट आंसर के साथ आप अपनी नोटबुक में एज होमवर्क लिखेंगे ताकि इन चैप्टर्स की रिवीजन भी हो जाए और इनके सारे क्वेश्चंस के सेट आपके पास अवेलेबल हों विद करेक्ट आंसर। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा पहचाने जाने योग्य नक्षत्र है? ये ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से है और हम जानते हैं कि अपने आकाश में 7 तारों का एक समूह है जिसको हम सप्तर्षि तारामंडल कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला एक नक्षत्र है जिसमें बहुत सारे तारे शामिल हैं। ये सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एस्ट्रॉयड्स आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड विच प्लैनेट? क्षुद्र ग्रह जो हैं वो बृहस्पति और किस ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति के साथ जो दूसरा ग्रह है वो है मंगल। हमें पता है सूर्य के सबसे करीब जो है वो मरकरी है, देन वीनस, उसके बाद हमारी अर्थ यानी पृथ्वी का नंबर आता है। वीनस, मरकरी, देन वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद नंबर आता है मार्स और जुपिटर का। मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पर एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं और इन्हीं के बारे में सवाल पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रहों की स्थिति किन 2 ग्रहों के बीच में है? पहला ऑप्शन जुपिटर दिया है और दूसरा जो विकल्प है वो मार्स यानी मंगल ग्रह है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की आकृति क्या है? बच्चों, हमने अपने इस चैप्टर में ही देखा था कि पृथ्वी अपने आप में बिल्कुल अनोखा आकार रखती है, इसीलिए स्फेयर या सर्कल या किसी और आकार जो हमारी धरती पर अवेलेबल है उस जैसी नहीं है। अपने आप में बिल्कुल अलग आकार यानी पृथ्वी जैसा ही आकार रखने की वजह से हमने इसको जियोइड नाम दिया। भू आब पृथ्वी की सही आकृति है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इंटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर? पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में क्या बांटता है? अगर हम अपनी पृथ्वी को देखें और उसको उत्तर और दक्षिण 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा की बात करें तो स्वाभाविक तौर पर ये जो लाइन है वो 0 डिग्री यानी लाइन ऑफ इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में नॉर्थ और साउथ यानी नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। इक्वेटर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 5वां प्रश्न। द टाइम ऑफ इंडिया इज ahead that of England by what time? भारत का जो समय है वो इंग्लैंड से कितना आगे है? हमें पता है, लॉन्गिट्यूड्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूड्स मायने करते हैं किसी भी जगह पर जो स्थानीय समय होता है उसको निर्धारित करने में। भारत का समय, भारत क्योंकि इंग्लैंड से पूर्व में पड़ता है, हमारी जो स्थिति है अगर इंग्लैंड की बात करें और वहाँ से भारत को देखें तो मैप की सिचुएशन में हमारी दिशा ईस्ट की है, तो स्वाभाविक तौर पर हमारे यहाँ पर सूर्योदय पहले होगा और जो डिस्टेंस का अंतर है 0 डिग्री से हमारे लॉन्गिट्यूड का जो अंतर है वो जितना होता है वो कैलकुलेशन की वजह से हमारे पास जो ये अंतर आएगा वो आएगा 5 घंटे 30 मिनट का। 5.5 घंटे समय अंतराल है इंग्लैंड से भारत के समय में। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6। वेयर इज़ द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड? ब्रिटिश जो राजकीय वेधशाला है जहाँ से ये प्राइम मेरिडियन डिसाइड होती है, वो लाइन वहाँ से गुजरती है, उस जगह की स्थिति ब्रिटेन में कहाँ पर है? ब्रिटेन का शहर है लंदन, क्योंकि यूएस में न्यूयॉर्क है, टोक्यो जापान का शहर है और पेरिस जो है वो फ्रांस में है। लंदन इसका सही उत्तर है। लंदन से ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से ये लाइन गुजरती है जिसको प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। द सर्किल दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू डे एंड नाइट? सूर्य के सामने जिस लाइन की वजह से एक हिस्से में दिन और दूसरे हिस्से में रात होती है यानी डे एंड नाइट टाइम का डिवीजन होता है, वो लाइन एक्चुअली में पूरी धरती के चारों तरफ से गुजरती है, इसलिए एक सर्किल का निर्माण करती है और उस सर्किल को हम कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्त वृत्त। ये हमारे इस चैप्टर में अलग से मेंशन किया गया है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज? पृथ्वी का जो घूर्णन है, रोटेशन अपनी एक्सेस पर जो पश्चिम से पूर्व की तरफ वो घूमती है, ये जो रोटेशन है वो लगभग 24 घंटे में वो पूरी करती है और 24 घंटे का जो समय है वो पृथ्वी का एक दिन कहा जाता है, अर्थ डे कहा जाएगा, पृथ्वी दिवस कहा जाएगा। हमारे इस प्रश्न का ये उत्तर है अर्थ डे 24 आवर्स, जितने समय में हमारी पृथ्वी अपना घूर्णन या रोटेशन पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 366 डेज इन लीप ईयर? एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये सही है गलत? ये सही है, क्योंकि नॉर्मल ईयर्स में हमारे पास 365 डेज होते हैं और हर 4 साल के बाद हम उसमें एक दिन ऐड कर देते हैं और कुल दिनों की संख्या 366 डेज हो जाती है और उसे हम लीप ईयर्स कहते हैं। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट, ये सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हेन डू इक्विनॉक्सेस ऑकर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर विषुव कब पड़ते हैं? बच्चों, पूरी पृथ्वी पर 2 ऐसे दिन हैं जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा करती है सूर्य के चारों तरफ। तो ये करते समय 2 बार पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब वाले जगहों पर पहुंचती है अपने इस पूरे पाथ में, इस पूरी अपनी ऑर्बिट में। और इस क्रम में जहाँ पर दूरियाँ सबसे कम हैं, दिन और रात की अवधि पूरी पृथ्वी पर एक समान हो जाती है। और ऐसे 2 दिन हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। और इसी को हम इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं, जब पृथ्वी पर सभी जगहों पर दिन और रात की अवधि बराबर हो। क्योंकि ये दोनों शामिल हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बोथ ऑफ एबव, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिनों पर इक्विनॉक्सेस पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग ऑन अ फिजिकल मैप। क्या दर्शाने के लिए हम नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं जब हम फिजिकल मैप को यानी भौतिक मानचित्र को बनाते हैं? हमें ये पता है, वाटर बॉडी, अलग अलग कलर इस्तेमाल की जाती हैं। वाटर बॉडी यानी जल को दिखाने के लिए अपने मैप पर हम नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। फॉर व्हाट पर्पज मैग्नेटिक कंपास इज यूज। चुंबकीय दिक्सूचक का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाता है? चुंबकीय दिक्सूचक दिशाएं बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, दिशाओं को प्राप्त करने के लिए हम इस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसकी चर्चा आपकी टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर में है। मैप्स के अपने चैप्टर में अगर आप देखेंगे, आपको वहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास या कंपास दिखाई देगा, जिसका इस्तेमाल हम दिशाओं को जानने के लिए करते हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज एन एरो शो ऑन मैप। मैप पर यानी मानचित्र पर तीर क्या दिखाता है? हमारे मैप पर एक तीर का निशान देखते हैं, कहीं पर नॉर्थ लिखा होता है, कहीं पर नहीं भी लिखा होता है। ये नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता है, उत्तर की दिशा दिखाने के लिए इस एरो को हम इस्तेमाल करते हैं। ये मैप के लिए आवश्यक होता है, उसकी ओरिएंटेशन बताने के लिए। सो डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज शोइंग बाई एन एरो ऑन मैप। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, येलो कलर इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ फीचर ऑन फिजिकल मैप। भौतिक मानचित्र अगर आप बना रहे हैं तो उस पर पीले रंग से क्या दिखाते हैं? अभी हमने नीले रंग की बात की, नीले रंग से हम वाटर बॉडी को दिखाते हैं और पीले रंग से हम दिखाते हैं प्लेट्यूज को। पठारों को दिखाने के लिए हम पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी का स्रोत क्या है? बच्चों, सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के पास मानसरोवर झील के करीब से निकलती है और वहाँ से फिर ये लद्दाख होकर के पाकिस्तान में जाती है। उसका सोर्स है तिब्बत, जहाँ से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वर द मैन्युस्क्रिप्ट रिटन। ये मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर लिखी जाती थी? किस तरह के पत्तों पर? कई सारे पत्ते हैं, ताड़ के, केले के, पीपल के, तुलसी के। ताड़ यानी पाम लीव्स थे जो इस्तेमाल किए जाते थे पांडुलिपियों को लिखे जाने के लिए भारत में बहुत पुराने समय में। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्क्ड माउंटेन रेंज बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। यहाँ पर जो ये रेड कलर से दिखाया गया है चिन्ह, क्योंकि ऊपर की तरफ विंध्यन की पहाड़ियाँ हैं, नीचे की तरफ सतपुड़ा की, नीचे की तरफ यहाँ पर 2 नदियों की चर्चा है, नर्मदा और तापी नदियों को। ऊपर की तरफ ब्लू लाइन से नर्मदा दिख रही है और नीचे की तरफ तापी नदी है। बीच में एक पहाड़ी है जिसको रेड मार्क से दिखाया गया है, इसको हमें पहचान करना है। बच्चों, इस स्थान पर 2 पहाड़ियाँ, ऊपर की तरफ विंध्यन रेंज है, बीच में नर्मदा बहती है, पश्चिम की तरफ जाती है। उसके बाद फिर से नीचे एक और पहाड़ी जिसको सतपुड़ा कहा जाता है, ऊपर की तरफ विंध्यन, नीचे सतपुड़ा श्रेणी है और उसके नीचे से फिर तापी रिवर, एक दूसरी और नदी बहती है। इस प्रकार से यहाँ पर 2 पहाड़ और 2 नदियों का क्रम पाया जाता है। विंध्य और सतपुड़ा ये 2 पहाड़ियाँ हैं। विंध्यन तो हमने देख लिया, विंध्यन इसका उत्तर नहीं है क्योंकि वो नॉर्थ में है। और नर्मदा तापी दोनों के बीच में, ऊपर की तरफ नर्मदा, नीचे की तरफ तापी है, इन दोनों के बीच में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है सतपुड़ा। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, सतपुड़ा। इसमें इस प्रश्न में रेड इंक से दिखाया गया जो विकल्प था कि इनमें से क्या चीज़ है जो रेड इंक से दिखाई गई है, कौन सा वो पर्वत है जो नर्मदा और तापी रिवर के बीच में है, वो पहाड़ी है, वो पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा की। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है सतपुड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द नियोलिथिक साइट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर क्रम देखें किस प्रकार से जो नियोलिथिक साइट्स आपने पढ़ी हैं अपनी हिस्ट्री बुक में, इस चैप्टर में वो कहाँ कहाँ पर थी, वो नवपाषाण युग के जो स्थान थे वो कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुरजहोम की, ये जगह कश्मीर में पड़ती है, सबसे नॉर्थ में है। इसके बाद मेहरगढ़, ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है लेकिन ये उसके थोड़ा दक्षिण में है। फिर बात करते हैं चिरौंद की, ये उससे और दक्षिण में है। और सबसे नीचे की तरफ डी यानी कोल्डेवा पड़ता है। इनका सही क्रम ABCD है। यहाँ पर चारों विकल्पों में अगर हम देखें तो ABCD का विकल्प यहाँ पर है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है ABCD। सबसे ऊपर बुरजहोम, उसके बाद मेहरगढ़, फिर चिरौंद और सबसे नीचे कोल्डेवा।
इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए मैप के साथ भी कंफर्म कर सकते हैं देख करके। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द डोमेस्टिकेशन बिगिन, बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, जबकि मेसोलिथिक पीरियड शुरू हुए यानी मध्य पाषाण काल शुरू हुए। और उस समय में जानवरों को, बहुत सारे पेड़ पौधों को का पालन करके कृषि की प्रक्रिया की शुरुआत हमें दिखाई देती है। बहुत सारे जानवरों को पाला जाने लगा था, यानी इंसान जो कि यहाँ से वहाँ तक घूमता रहता था उसने कई सारे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। ये प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस पिट हाउसेज वेर यूज्ड, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्तवास का इस्तेमाल किया जाता था? गर्तवास सरफेस के नीचे बने हुए वो स्थान थे, ऊपर की तरफ भी भवन होते थे, लोग उसमें रहते थे, और मौसमों, अलग अलग मौसम में वो धरती के नीचे बने हुए अपने दूसरे घरों में भी रहते थे। ऊपर की तरफ से ये सब ढका रहता था और अंदर की तरफ रहने के स्थान बने होते थे। ऐसे गर्तवास ठंडी जगहों पर इस्तेमाल होंगे। और इन सभी ऑप्शंस में बुर्जहोम सबसे नॉर्थ में है, कश्मीर में पड़ने वाली जगह जहाँ पर बर्फबारी होती थी। बुर्जहोम वो जगह जहाँ पर गर्तवास का इस्तेमाल किया था पुराने ज़माने में। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम वेयर डिड द हड़प्पन्स गेट कॉपर, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिलता था? राजस्थान, मुंबई, केरल, दिल्ली। बच्चों, राजस्थान में खेतड़ी एक स्थान है और उसके आसपास की और जगहें भी। राजस्थान में कॉपर का प्रोडक्शन होता है, तांबा वहाँ उत्पादन किया जाता है। ये वो स्थान है जहाँ से हड़प्पावासी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा प्राप्त करते थे, क्योंकि वो तांबे के इस्तेमाल से परिचित थे। राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, द ब्रिक्स इन हड़प्पा वेयर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। हड़प्पा की जो ईंटें थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न पर, यानी एक के ऊपर एक न रख करके पहली ईंट ऐसे रखी जाती थी और दूसरी उसके ऊपर ऐसे, इस तरीके से ये इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाया जाता था जिससे दीवारें ज़्यादा मजबूत हों। इस प्रश्न में पूछा गया कि इंटरलॉकिंग पैटर्न से दीवारें मजबूत होती थी, ये सही है गलत? ये सही है, यानी ये ट्रू फैक्ट है। इंटरलॉकिंग पैटर्न से दीवारें मजबूत होती थी और ऐसा हड़प्पा की सभ्यता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैड वेस्टर्न पार्ट। हड़प्पा के शहरों में जितने भी नगर वहाँ पर पाए जाते हैं उनमें उनके दो हिस्सों में से जो उसका जो पश्चिमी, यानी इधर की तरफ वेस्ट और इधर की तरफ ईस्ट अगर माने तो वेस्ट वाला हिस्सा ईस्ट वाले हिस्से से थोड़ा छोटा होता था आकार में, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा होती थी। ये थोड़ा ऊंचाई पर बना होता था और बाकी ईस्ट का जो बड़ा हिस्सा था वो नीचे की तरफ था, क्योंकि इधर के पश्चिमी हिस्से में वेस्टर्न साइड वाले पार्ट में जो ऊंचा था इसको एक किले के तौर पर इस्तेमाल किया था, जहाँ पर वहाँ के राजा या समूह के नेता के तौर पर जो लोग रहते थे वो यहाँ पर रहते थे। तो जो वेस्टर्न पार्ट था, जो पश्चिमी हिस्सा था उसका, वो छोटा था और ऊंचा था, स्मॉलर एंड हायर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, स्मॉलर एंड हायर, छोटा और ऊंचा भाग। 24वें प्रश्न पर चलें, क्वेश्चन नंबर 24, द ग्रेट बाथ हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन। महान स्नानागार के रूप में एक तरह का अवशेष मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे शहरों में, और ऐसा जिस शहर में मिला वो शहर था मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो शहर था, जहाँ पर इस तरह का विशाल स्नानागार मिला था, जो अलग अलग समय में यहाँ पर एक तरह का बड़ा तालाब था जिसका इस्तेमाल किया जाता था बहुत सारे रिचुअल्स के लिए। उस दौर में बहुत सारे रीति रिवाज थे वो जुड़े होते थे और वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इसके चित्र भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए गई हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया ग्रेट बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ द गॉड ऑफ वॉर अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार युद्ध का देवता कौन है? बच्चों, हमने देखा है ऋग्वैदिक पीरियड में 3 देवताओं का ज़्यादा महत्व है। सोम के रूप में एक पौधे वाले देवता का, जिससे सोमरस बनाया जाता था। अग्नि, जो कि फायर के देवता माने जाते हैं, अग्नि के देवता माने जाते हैं, क्योंकि दहन जला करके आग की जो है खोज वो इंसानों ने कर ली थी, उसका काफ़ी सारा इस्तेमाल करते थे वो। इंद्र के रूप में हमें एक महत्वपूर्ण देवता वहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि वॉर के भी देवता हैं, और जो बाकी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, बारिश और बाकी चीज़ें, वो सब भी उनके पास हैं। इंद्र को सबसे ताकतवर देवता दिखाया गया और इन्हीं को गॉड ऑफ वॉर या युद्ध का देवता भी माना गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गॉड ऑफ वॉर इज इंद्र। 26 क्वेश्चन की बात करें, 26वें प्रश्न की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूक्ता इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में बहुत सारे सूक्त हैं और उन सूक्तों का जो मीनिंग है, वास्तव में इनका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? दैट इज वेल सेड, अच्छे से बोला गया, अच्छे से बोली गई जो बात थी उनको संस्कृत में सूक्त कहा गया था, और ऐसे बहुत सारे सूक्त ऋग्वेद में लिखे गए हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, विच फैमिली ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ संस्कृत। संस्कृत भाषाओं के किस परिवार से संबंधित है? बच्चों, भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो 4 प्रमुख बड़े परिवारों से पाई जाती हैं। अलग अलग फैमिलीज़ हैं जिनमें लैंग्वेजेस शामिल की जाती हैं, और ऐसी एक फैमिली है इंडो यूरोपियन फैमिली, जिससे संस्कृत का संबंध है, और इससे संस्कृत और बाकी नॉर्थ की बहुत सारी भाषाओं का संबंध है।
इसके अतिरिक्त तिब्बतो बर्मियन जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बहुत सारी भाषाएं इससे बनी हुई हैं। द्रविडियन जो कि दक्षिण भारत में बहुत सारी जो भाषाएं हैं, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, वो सबका संबंध इस फैमिली से है। और बाकी मध्य भारत में बहुत सारी जो भाषाएं हैं उनके बोले जाने वाला जो भाषा परिवार है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है। इस प्रश्न में संस्कृत के बारे में पूछा गया है। संस्कृत और नॉर्थ इंडियन बहुत सारी, मैंने बताया, बहुत सारी भाषाएं हैं जो इंडो यूरोपियन फैमिली से आती हैं, इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली से आती हैं। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर इंडो यूरोपियन है, भारतीय यूरोपीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डायलॉग्स ऑफ विच ऑफ टू रिवर्स विद अ सेज इन ऋग्वेद मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक में एक ऋषि के साथ नदियों के वार्तालाप को दिखाया गया, जिसके जरिए ये समझ में आता है कि उस समय की सोसाइटी किस प्रकार की थी। विश्वामित्र वो ऋषि हैं आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए उस इंसिडेंस जिसकी बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। विश्वामित्र के साथ जिन दो नदियों की चर्चा है, बातचीत है, वो नदियां हैं ब्यास और सतलज रिवर। ये भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। स्वाभाविक तौर पर सिंधु नदी और उसके बाद के उसके आसपास के हिस्से में ये नदियां पड़ती हैं। ब्यास और सतलज इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑन विच सोर्स डू द पीपल ऑफ लद्दाख डिपेंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी के लिए लद्दाख के लोग किस चीज़ पर निर्भर करते हैं। बच्चों, वहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। बर्फ़ जब पिघलती है, बर्फ़ के पिघलने से जो पानी प्राप्त होता है उसको वो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेल्टिंग ऑफ स्नो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, ओणम इज़ पॉपुलर फेस्टिवल फॉर विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में ओणम बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, महत्वपूर्ण उत्सव है। भारत में वो राज्य दक्षिण में पड़ता है, केरल राज्य है, जहाँ पर ओणम नाम का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इसका लोकप्रियता है। अगले प्रश्न पर चलें। क्वेश्चन नंबर 31, हु coined द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिस्क्राइब आवर कंट्री। इंडिया के बारे में ये स्टेटमेंट की विविधता में एकता है। भारत में बहुत सारी विविधता है, फिर भी भारत एक है। ये स्टेटमेंट दिया था पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विविधता में एकता वाला ये जो स्टेटमेंट है वो भारत के लिए दिया था, भारत की विशेषता को बताते हुए। इस प्रश्न का उत्तर है पंडित नेहरू। अगले प्रश्न पर चलें। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज क्राइंग मीन इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में रोने का क्या अर्थ है। रोने को कमजोरी के तौर पर, आपकी पर्सनालिटी की कमजोरी के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो रोने से कतराते हैं, नहीं रोते हैं, अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, क्योंकि सोसाइटी में कमजोरी के तौर पर इसको देखा जाता है। रोने को कमजोरी का एक लक्षण माना गया है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, नेम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया हु शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। भारत के पहले नेता जिन्होंने जाति आधारित अपने अनुभवों को साझा किया था कि उनके साथ भेदभाव हुआ, ऐसे नेता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनके साथ जाति आधारित भेदभाव हुआ उनके अपने समय में, और उसके बारे में उन्होंने अपने अनुभव अपनी पुस्तकों में, अपने लेखों में उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन डिड इंडिया बिकेम फ्री नेशन। भारत कब एक स्वतंत्र देश बना। बच्चों, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली 1947 में 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 1947 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, 35वां प्रश्न, ऑन विच लेवल डज इंडियन गवर्नमेंट टेक डिसीजन टू मेंटेन पीसफुल रिलेशनशिप विद US। हमें ये बताना है किस स्तर की सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए उत्तरदायी होती है। नेशनल लेवल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल है, लोकल लेवल है, नन ऑफ दीज है। दूसरे देश के साथ संबंध रखने का जो काम है वो भारत की केंद्रीय सरकार करेगी, नेशनल गवर्नमेंट का काम है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 36 इज अबाउट अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट। अमेरिका में, US में अमेरिकी महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला। वो वर्ष है 1920, 1920 में पहली बार अमेरिकी महिलाओं को वोट करने के अधिकार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 37, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। वयस्क मताधिकार या एडल्ट फ्रेंचाइज का अर्थ है एडल्ट कैन वोट। एक वयस्क व्यक्ति जिसको एडल्ट या वयस्क माना जाएगा वो वोट कर सकता है सरकार के बनाने के लिए। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ वर पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका डिवाइडेड बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के पूर्व दक्षिण अफ्रीका के लोग किस प्रकार आपस में विभाजित थे। ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, कलर्ड पीपल। बच्चों, ये सभी तरह की वैरायटी स्वतंत्रता के पहले साउथ अफ्रीका में मौजूद थी, और वहाँ पर उसका समाज, दक्षिण अफ्रीका का समाज इन कलर के बेसिस पर इन लोगों के बीच में बटा हुआ था,
सभी लोगों के बीच में आपस में बटा था, इनमें से सभी, यानी इस तरह का डिवीजन वहाँ की सोसाइटी में मौजूद था। 38 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलें, अगले प्रश्न पर। हु वॉज द लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेता कौन थे जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, और इनको दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। लंबे समय तक ये जेल में रहे और बाद में दक्षिण अफ्रीका के आज़ाद होने के बाद उसके पहले राष्ट्रपति के तौर पर इनको हम जानते हैं। नेल्सन मंडेला इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। विच रिवर वाटर वॉज डिस्प्यूटेड इशू बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो नदी विवाद का कारण है, जल विवाद जिसकी वजह से, वो नदी कौन सी है? बच्चों, हमारे इस प्रश्न का उत्तर है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है, इस पर एक बहुत लंबे समय तक विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में रहा है। हमारे इस प्रश्न का ये उत्तर है। इस प्रकार हमने अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के सभी 40 प्रश्नों को सॉल्व किया, उनको डिस्कस किया। इनके सभी के प्रश्न और उनके सही उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।